दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 के सिलेबस को लेकर बवाल मचा हुआ है, बहुत आपाधापी है। कई सारे सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आप छान चुके होंगे, लेकिन कुछ यथार्थ परक बातें, कुछ फैक्ट्स अगर आप नीट यूजी 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जान लेने चाहिए। 5 फैक्ट्स की बात मैं इस वीडियो में करूंगा। और सबसे पहली बात, इस वीडियो का जैसा थंबनेल टाइटल आप देख रहे हैं, नीट यूजी 2024 की एग्जाम में जाने से पहले अगर आपने किसी भी टॉपिक को छोड़ा तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। ये सब चीजें अनुभव से आती हैं, क्लासरूम में लंबे समय से होने के साथ साथ अगर आप लंबे टाइम से टीचिंग में हैं और आप नीट को अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। पहले तो ये जरूर पता कर लें कि जो लोग आपको खबरें पहुंचा रहे हैं उनका अनुभव कितना है। हमने उस दौर को भी देखा है जब प्री मेडिकल एग्जाम्स स्टेट वाइज होते थे, सीपीएमटी हमने होते देखा, एआईपीएमटी हमने होते देखा, फिर नीट आया, फिर नीट गया, फिर एआईपीएमटी हुआ और अब नीट हो रहा है। तो चेंजेस पे सबसे ज्यादा जरूरी बात है इस बात को देखना कि चेंजेस कितने ऑथेंटिक कहे जा रहे हैं या कौन आपको कह रहा है। खैर, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे तरीके से करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली कंट्रोवर्सी मुझे इसमें ये लगती है, देखिए ये सिलेबस में अभी भी चेंज होने की पूरी संभावना है, अभी भी नया अपडेट आएगा और चेंज होगा, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। मैं संभावना इसलिए बता रहा हूं बच्चों, सबसे पहली और जरूरी बात आपको ये जाननी चाहिए, एनटीए, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा हूं, एनटीए एग्जाम का शेड्यूल जारी करता है और सिलेबस जारी करता है एनएमसी। ये अपने आप में दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, पैराडॉक्स जिसको आप कहते हैं। एक तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एनटीए एग्जाम करवा रहा है और एनएमसी सिलेबस जारी करता है, पहली बात। दूसरी काम की बात, ये जो सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ एक चीजें ऑथेंटिक नहीं है। जैसे सामान्यतया ऐसा नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्योरेटिकल सिलेबस में, मतलब जो रिटन एग्जाम लिखे जाते हैं या थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को वेटेज दिया जाए। दूसरी बात मुझे ये इसमें दिक्कत वाली लगती है। तीसरी काम की बात, नई एनसीईआरटी बिफोर लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, मार्केट में लास्ट ईयर नई एनसीईआरटी आई और नई एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं, जो वेटेज कम किया गया या टॉपिक और चैप्टर्स डिलीट किए गए, उनके अलावा भी यहां नीट के सिलेबस में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई है। क्लियर? इसके आगे अगली काम की बात मुझे ये लगता है कि इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हटाए गए हैं जिनका हटाया जाना अपने आप में समझ से परे है। एक समय में जब एनवायरमेंटल इशू और एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात दुनिया भर में की जा रही है, तब नीट के सिलेबस से एनवायरमेंटल इशू का हटाया जाना हास्यास्पद है। इसके अलावा दूसरी बात मैं इसी रेफरेंस में अगर आपसे करूं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो जूलॉजी से हटाया गया है, थोड़ा मुझे रेलिवेंट नहीं लगता है। क्लियर? तो आपको क्या करना चाहिए? फाइनली आपको इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और इंतजार आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, एनटीए एग्जाम अगर करवाता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवाता है, तो एनटीए जब अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करेगा, जब एग्जाम फॉर्म्स आएंगे, तब जो अपडेटेड सिलेबस होगा या जो ऑथेंटिक सिलेबस होगा, वो सिलेबस ही सब कुछ माना जाएगा। हमारी तैयारी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए और हमें जो है वो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको उसी तरीके से पढ़ें। 97 चैप्टर्स में से 79 चैप्टर्स, 97 चैप्टर्स में से अगर 79 चैप्टर्स आपके तैयार हैं तब आपको चिंता होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपके 79 चैप्टर्स तैयार नहीं है तो पहले उन पे फोकस करिए। ये जो डिलीटेड या आपको लगता है जो हटा दिए गए उनको होल्ड कर लें। जो नई चीजें ऐड हुई है उनको भी एक बार के लिए आप होल्ड करें। मेरी सलाह आपको यही है, नवंबर दिसंबर जाते जाते आपको उनके बारे में चीजें बता दी जाएंगी और वो आपको क्लियर होती रहेंगी। तो आपाधापी में नहीं रहें। मैं इस वीडियो में जो 4 से 5 बातें आपसे डिटेल्ड में करना चाह रहा हूं वो यही है कि अभी जो सिलेबस का अपडेट है वो और आ सकता है। मतलब एनटीए अगर एग्जाम करवाएगी तो एनटीए अपने बुलेटिन में रिलीज करेगा, एनएमसी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो एनएमसी फिर से इसको रेक्टिफाई करेगा, मुझे लगता है। और सिलेबस में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, आइए उन पे बात करते हैं और वहां से आपको पता लगेगा कि बारीकियां क्या है, गलतियां कहां रही हैं, कहां दिक्कतें जो है वो उसमें रखी गई हैं। आइए उस पर बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके सामने 6/10/2023 6 अक्टूबर का एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन का एक नोटिस जो है वो रिलीज हुआ। इस नोटिस को लेके भी बड़ी दिक्कतें हुई। पहले रिलीज हुआ, एनएमसी की साइट क्रैश कर गई, दिखाई नहीं दिया, लोग हड़कंप मचाते रहे, देखते रहे, ढूंढते रहे। ऑथेंटिक है ये, कोई डाउट इसमें नहीं है। मैं एक वीडियो में पहले भी लाइव क्लियर कर चुका हूं ये बात। अगली काम की बात इसमें यह है, देखिए यहां कहा गया कि जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने सारे नीट यूजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन है। मैं सीधा इस सिलेबस में आपको बायोलॉजी पे लाना चाह रहा हूं क्योंकि बायोलॉजी मेरा अपना सब्जेक्ट है और वहां से मैं कुछ ऑथेंटिक बातें आपसे कर पाऊंगा।
जिससे हम ये क्लियर कर पाएंगे कि ये सिलेबस जो है, इस सिलेबस में चेंजेज होने की कितनी संभावना है। देखो बच्चों, सिलेबस में चेंज होने की संभावना क्या क्या है, ये बायोलॉजी से हम क्लियर करना चाह रहे हैं। ये बायोलॉजी का सिलेबस आपके सामने है। अब इसमें अगर आप देखें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, सबसे पहली बात आपको दी गई है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। इसमें बच्चों आप देखेंगे तो व्हाट इज लिविंग जो है वो एक पोर्शन है, नई एनसीईआरटी में सिर्फ एक पोर्शन रखा गया है। उसके बाद में ये जो टैक्सोनॉमिक टूल्स हैं, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हियरार्की एंड बायोनॉमिक नॉमेनक्लेचर, ये रखा गया है। नई एनसीईआरटी से भी अल्टीमेटली बच्चों जो टैक्सोनॉमिक टूल्स हैं वो हटा दिए गए थे, तो ये मुझे लगता है रेलिवेंट है। 5 किंगडम में ये सब चीजें रेलिवेंट है। साइलेंट फीचर, इनमें सब चीजें जो दे रखी हैं आपको, मेजर ग्रुप्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, साइलेंट फीचर, डिस्टिंग्विश्ड फीचर। अच्छा, ये सिलेबस जब भी लिख दिए जाते हैं ना, इसमें लिमिटेशंस क्या होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये बेसिकली एक समझ रखने वाला टीचर डिसाइड करता है कि ये क्या हो सकती हैं। और हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तब हमें वहां से ये चीजें आती हैं। पहले भी सिलेबस में यही चीजें हुआ करती थी, पुराने दौर में भी यही लिखा हुआ करता था, साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, किंगडम, जो भी लिख दिया जाता था, स्पीसीज। तो वहां से चीजें आपको डिसाइड करनी होती थी कि आपको लेवल क्या लेना है। ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखिए एक नई बात आ गई है। अब ये जो है वो उस दौर में पढ़ाए जाते थे जब ये पीएमटी काफी वाइड रेफरेंस होता था। आप अगर देखेंगे मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस दे रखे हैं, एनाटॉमी साथ इसने लिखा है। मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट्स में देखिए रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, ये एग्जैक्टली थे। नई एनसीईआरटी में फैमिली हटा दी गई थी और नई एनसीईआरटी में बच्चों सिर्फ एक सोलेनेसी फैमिली है। नई एनसीईआरटी में एक सोलेनेसी फैमिली है, सिर्फ सोलेनेसी फैमिली को वहां रखा गया। जबकि यहां अगर आप देखेंगे तो यहां मालवेसी नया ऐड किया गया, क्रूसीफेरी का थोड़ा रेफरेंस पहले दिया जाता था, लेग्यूमिनोसी। अब लेग्यूमिनोसी में भी आप क्या कहेंगे, कॉम्पोजिटी और ग्रेमिनी, ये नई फैमिली एक तरीके से ऐड कर दी गई। लेग्यूमिनोसी की भी 3 सब फैमिली हैं, किसको हम काउंट करें किसको नहीं करें, तो ये देखने वाली बात है। जबकि नई एनसीईआरटी में सिर्फ सोलेनेसी है। तो क्या ये सिलेबस नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा? मुझे लगता है फाइनली अंततः ये नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो ये कंसिडरेबल होगा या कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में सेल में कोई डेफिनेटली कोई चेंज नहीं है। यहां प्लांट फिजियोलॉजी के 3 मेजर पार्ट जो हैं वो रखे गए हैं और 2 माइनर पार्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हटा दिए गए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर को आपने पूरी तरीके से अगर छोड़ दिया, जो यहाँ डिलीट कर दिया गया है, संभावना हो सकता है अगर ये यहाँ डिलीटेड माना जाए तो सिलेबस में पूछे जाने की आने की संभावना कम है और ये रेलिवेंट भी लगता है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी से भी बच्चों, न्यू एनसीईआरटी जो है, इस न्यू एनसीईआरटी से भी ये चैप्टर हटा दिया गया है। ये चैप्टर पूरी तरीके से हटाया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिशन। लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन से बहुत सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनका सीधा सीधा संबंध आपके सिलेबस में कई सारी जगहों से है। मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल्स का डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन उस चैप्टर के रेफरेंसेस आप जानते हैं पूरे सिलेबस में फैले हुए हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वहां है, उसकी यूटिलिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कहां कहां है। तो सब आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आपके टीचर जो क्लासरूम में होंगे वो इस चीज को बहुत ज्यादा सही तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे, क्या छोड़ा जाए क्या रखा जाए। क्लियर? ये प्लांट फिजियोलॉजी में हुआ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चेंज कर दिया गया, जिसमें आप कह रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया। डिजीज एंड डिसऑर्डर्स मेंटेन्ड अबाउट डेल्ट इन ब्रीफ, ठीक है, बाकी के जो डिजीज वगैरह दिए गए हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में देखो, यहां से भी अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में यहां हटा दिया गया फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो चैप्टर फर्स्ट था अब सिर्फ रखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। डेफिनेटली ये ठीक बात है, ये है एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहां रखा गया है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल माफी चाहूंगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में आप पढ़ते हैं और प्लांट्स में आप पढ़ते हैं, क्या इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में नहीं थे? तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैं मानता हूं डेफिनेटली अभी भी वो रेलेवेंसी रखता है और वो इंपॉर्टेंट बना हुआ है। पूरी तरीके से छोड़ने की गलती नहीं करें, एक बार आप उसको होल्ड कर लें, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आगे ये सब वैसे का वैसा ही है, जेनेटिक्स इवोल्यूशन में से कोई चेंज नहीं किया गया। हाँ, इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो एविडेंसेज और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये देखिए नया ऐड किया गया है, टीचर्स पहले से पढ़ाते आए हैं। ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और इवोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट पहले से पढ़ाए जाते रहे। आप देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रखा गया, स्ट्रेटजीज फूड एनहांसमेंट हटा दिया गया। ये खैर थोड़ा सा रिलेवेंट हो सकता था। और सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे मैं आ रहा हूं जिसमें एनवायरमेंटल इशू आपको दिया गया है।
अच्छा बच्चों, यहां एक ध्यान देने वाली बात है, एनवायरमेंटल इशू आपको हटा दिया गया है, माफी चाहूंगा। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट या ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन रखा गया, इकोसिस्टम रखा गया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रखा गया। आप देखो ना नए सिलेबस में रेड डाटा बुक ये सब मेंशन कर दिया गया। रेड डाटा बुक हम पहले से पढ़ाते हैं, तो जो रेलिवेंट चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, उन पे कोई असर नहीं आएगा। एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर को भी आप पूरी तरीके से नहीं छोड़ें। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंटल इशूज जो है उसके चैप्टर को भी आप रेलिवेंसी में थोड़ा थोड़ा देखते रहें। एनवायरमेंटल इशू में आपको जैसे चीजें दे रखी हैं, देखो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। कंक्लूड कर रहा हूं, वेट एंड वॉच की कंडीशन में आप रहें। जब तक एनटीए का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कोई फिर से नहीं आ जाता तब तक हो सकता है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लोग चलेंगे। मुझे लग रहा है कि कोई ऑथेंटिकेशन आएगा, एनएमसी का नोटिफिकेशन भी आएगा और इसमें कुछ चेंज होगा, या फिर अगर ये ऐसे का ऐसा ही रखा जाएगा तब भी आप तब तक वेट जरूर करें जब तक एग्जाम फॉर्म बुलेटिन इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता। मैं एम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के साथ, आपका अपना चैनल जिस पर ऑथेंटिसिटी हमारी प्रायोरिटी है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।